नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार जान लेते हैं। अगर प्रवासियों को लॉकडाउन से पहले जाने दिया होता तो कोरोना वायरस के मामले इतने ना बढ़ते। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा है कि अगर प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन लागू किए जाने से पहले घर जाने की अनुमति दी गई होती तो देश में कोरोना वायरस के मामलों को बढ़ने से रोका जा सकता था, क्योंकि तब यह संक्रमण कम स्तर पर ही फैला हुआ था। देश भर में एम्स, जेएनयू, बीएचयू समेत अन्य संस्थानों के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के कोरोना वायरस कार्य बल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लौट रहे प्रवासी अब देश के हर हिस्से तक संक्रमण लेकर जा रहे हैं। ज्यादातर उन जिलों के ग्रामीण और शहरी उपनगरीय इलाकों में जा रहे हैं जहां मामले कम थे और जन स्वास्थ्य प्रणाली अपेक्षाकृत कमजोर है। ये यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है और देख सकते हैं कि अगर प्रवासियों को लॉकडाउन से पहले जाने दिया होता उनके घर तो कोरोना वायरस के मामले इतने ना बढ़ते देश भर में। इस रिपोर्ट के आने के बाद केंद्र की मोदी सरकार की जमकर के फजीहत हो रही है और लोग निशाने पर ले रहे हैं। और लोगों का कहना है कि देश भर में संक्रमण जो बढ़ रहा है, कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। क्योंकि यहां पर लोगों का साफ कहना है कि कोरोना वायरस को हैंडल करने में, काबू करने में केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है अब तक। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आया राम गया राम की शुरुआत हो गई है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू और उनके बेटे अजीत बौरासी ने भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर कांग्रेस की दोबारा सदस्यता ले ली है। सदस्यता हासिल करने से पहले पूर्व सांसद और उनके बेटे ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की है। पूर्व सांसद के एक बार फिर से पार्टी में शामिल होने से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें सांवेर विधानसभा सीट से उपचुनाव में टिकट दिया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। अगर ऐसा होता है तो वह तुलसी सिलावट को चुनौती देते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे और सिंधिया की करीबी तुलसी सिलावट की बढ़ सकती है मुश्किलें अगर कांग्रेस ने उपचुनाव में दिया प्रेमचंद गुड्डू को टिकट। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मुस्लिमों पर अत्याचार बंद करें, फौरन लॉकडाउन को खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने पीएम मोदी को लिखी है जवाबी चिट्ठी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संकट के बीच देशवासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने देशवासियों को अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियां गिनवाई थी। अब इस पत्र के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने पीएम मोदी को एक जवाबी पत्र लिखा है। जस्टिस काटजू ने अपनी चिट्ठी में पीएम मोदी से लॉकडाउन को तुरंत खत्म करने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है, करोड़ों लोगों की आजीविका चली गई है और वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। प्रवासी मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, जिसमें कई रास्ते में ही मर गए हैं। काटजू ने चिट्ठी में लॉकडाउन का फैसला जल्दबाजी में लिए जाने का आरोप लगाया और लिखा कि 24 मार्च की रात 8:30 बजे लॉकडाउन का ऐलान किया गया और लोगों को तैयारी के लिए सिर्फ 3.5 घंटे का ही वक्त दिया गया, जिससे अव्यवस्था फैली। तो वहीं काटजू ने देश में मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे कथित अत्याचार को बंद करने की भी मांग की है। उन्होंने लिखा है कि इससे देश में अलगाव हो सकता है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने चिट्ठी लिखी है पीएम मोदी को, उसमें तमाम बातें कही हैं काटजू ने। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कोरोना काल में गिरी धर्म की दीवार, मस्जिद बनी क्वारंटीन सेंटर, तो वहीं मंदिर में ठहराए गए मुस्लिम प्रवासी। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरी दुनिया संकट से घिरी है। हालांकि इस संकट के बीच कुछ अच्छी बातें भी देखने को मिली हैं। ऐसी ही एक अच्छी खबर सामने निकल के आई है पश्चिम बंगाल से।
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में देखने को मिला है कि जहां धर्म की दीवार गिर गई है और एक मस्जिद और मदरसे के हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। खबर के अनुसार नादिया जिले के कालीगंज ब्लॉक के भागा गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गांव में स्थित मस्जिद और दारुल उलूम मदरसा के हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया है कि इस महामारी के बीच भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। अब इन क्वारंटीन सेंटर में लोगों से बिना उनका धर्म पूछे आइसोलेट करके रखा जा रहा है। तो वहीं दोस्तों दूसरी खबर सामने निकल के आई है उड़ीसा से। उड़ीसा में हिंदू समुदाय की तरफ से भाईचारे की मिसाल पेश की गई है, जहां बंगाल के 2 मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को एक मंदिर में करीब 1 माह तक ठहरने की इजाजत दे दी गई है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कोरोना काल में गिरी धर्म की दीवार, मस्जिद बनी क्वारंटीन सेंटर, तो वहीं मंदिर में ठहराए गए मुस्लिम प्रवासी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कोरोना फैलने का ठीकरा नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम पर फोड़ा। कहा इसके बाद ही मुंबई में बढ़ा है संक्रमण। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम गुजरात और बाद में मुंबई और दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलने के लिए जिम्मेदार है। संजय राउत ने कहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल कुछ प्रतिनिधि बाद में दिल्ली और मुंबई भी गए हुए थे। राउत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि लॉकडाउन को बिना किसी योजना के लागू किया गया, लेकिन अब इसे हटाने का जिम्मा राज्यों के सिर मढ़ दिया गया है। शिवसेना के सांसद ने कहा है कि विपक्षी पार्टी भाजपा ने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को गिराने की तमाम कोशिशें की, लेकिन यह एमबीए के लिए कोई खतरा नहीं था क्योंकि इसका बना रहना तीनों दलों यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मजबूरी है। ये यहां पर कहना है शिवसेना के सांसद और नेता संजय राउत का, और लिया है उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर और कोरोना फैलने का ठीकरा नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम पर फोड़ा है। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। कितने मजदूर भूख से तो कितने पैदल चलते चलते मर गए, तो वहीं पीएम केयर फंड से कितने प्रवासी मजदूरों को दिए गए कितने पैसे। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी से पूछा है सवाल। आप लोगों को बताते चले, कोरोना संकट के बीच कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पीएम केयर फंड को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। सिब्बल ने पूछा है कि पीएम केयर फंड से प्रवासियों को कितना पैसा दिया गया है। लॉकडाउन खोलने को लेकर सिब्बल ने कहा है कि 4 घंटे में लॉकडाउन लागू करने वाली सरकार को अब मालूम नहीं है कि किस रास्ते जाना है। सिब्बल ने कहा है कि पहले एक एडवाइजरी आती है, फिर दूसरी। सरकार के पास प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने अपने पीएम केयर फंड से मजदूरों को कितना पैसा दिया है। मैं उनसे इस सवाल का जवाब देने का अनुरोध करता हूं। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि देश में कितने मजदूर हैं सरकार को यह भी नहीं पता है। सिब्बल ने बताया है कि देश में करीब 12 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, सरकार के पास ये डेटा मौजूद ही नहीं है। ये कपिल सिब्बल ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और कहा है कि पीएम केयर फंड से कितने प्रवासी मजदूरों को दिए गए हैं पैसे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल में मस्जिदें खोलने पर कंफ्यूजन। बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दी घर से ही नमाज अदा करने की सलाह। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल में धार्मिक स्थलों को खोले जाने पर कंफ्यूजन बना हुआ है। बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया कहते हैं कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ममता बनर्जी ने सभी धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोले जाने का ऐलान कर दिया था। हमारे पास इसे लेकर ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से हम इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। याहिया कहते हैं कि कोविड-19 महामारी की वजह से पैदा हुए हालात में हमारी सलाह यही है कि हमें पहले की तरह घरों में ही नमाज अदा करनी चाहिए। याहिया मस्जिद कमेटी और इमामों से अपील करते हैं कि मस्जिदों को फिलहाल बंद ही रखा जाए। अगर आगे 1 महीना मस्जिदें नहीं खुलेंगी तो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये यहां पर कहना है पश्चिम बंगाल इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष का। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली सरकार के पास नहीं है सैलरी देने का पैसा,
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से मांगे 5,000 करोड़। कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। प्रत्येक राज्य में इसे लागू किया गया है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हैं। ऐसे में सभी राज्यों की सरकारों की आय पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली सरकार के सामने कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट पैदा हो गया है। मनीष सिसोदिया ने बताया है कि पिछले 2 महीने में कर वसूली के तौर पर सरकार के पास कुल 1,000 करोड़ का राजस्व ही आया है, तो वहीं अन्य स्रोतों से 725 करोड़ रुपए खजाने में आए हैं। ये यहां पर कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, और उन्होंने केंद्र सरकार से मांगी है मदद। 5,000 करोड़ रुपए मांगे हैं केंद्र सरकार से, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली सरकार के पास नहीं है सैलरी देने का पैसा। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।